लगातार देखा जा रहा है कि मुरादाबाद में सीवर लाइनें जो है वो कंटिन्यू खुदाई चल रही है, जिससे सड़कों का बस्तीकरण लगातार हो रहा है। बिना ट्रीट किए हुए अपनी वाटर बॉडीज में न मिलने दें, इसलिए ये सीवर लाइन डालना बहुत आवश्यक है और हम इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। अगर 3 से 4 हज़ार जनता है तो उसके बीच में सिर्फ 2 ही सफाई कर्मचारी हैं, एक झाड़ू लगा सफाई करने वाला, एक नाली साफ करने वाला। क्या इसमें कितनी सच्चाई है सर? वार्ड संख्या 26 के बारे में आपने चूंकि विशेष रूप से इंगित किया है, मैं जरूर इस व्यवस्था को स्वयं एक बार दिखवाऊंगा और कहीं अगर कोई लैप्स है तो उसको हम कब तक आम जनमानस को नया मुरादाबाद देखने को मिलेगा? और निश्चित रूप से इस वर्षांत तक जो स्मार्ट सिटी या निगम की अन्य महत्वाकांक्षी परियोजनाएं वो पूर्ण हो जाएंगी। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में मेहमान हैं नगर आयुक्त मुरादाबाद संजय चौहान जी। उनसे जानेंगे नगर निगम की, चूंकि चुनाव की एक बेला आने वाली है, नगर निगम चुनाव की शुरुआत हो गई है, क्या क्या स्थिति है वर्तमान दौर में मुरादाबाद की और क्या कुछ ऐसी चीज़ें जो नगर आयुक्त साहब ने अपने कार्यकाल में अब तक किया है और क्या कुछ बताना चाहते हैं वो आम जनमानस को मुरादाबाद की। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। पहला सवाल मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि लगातार देखा जा रहा है कि मुरादाबाद में सीवर लाइनें जो है वो कंटिन्यू खुदाई चल रही है, जिससे सड़कों का बस्तीकरण लगातार हो रहा है और कहीं ना कहीं अभी आपने देखा कि जल की भी समस्या, बुद्ध बाजार में जल का संकट भी आया। क्या वजह है कि क्या मानक के विपरीत चीज़ें होती, क्या है ये कारण? सर देखिए, मैं आपको अवगत करा दूं कि मुरादाबाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है जी, लेकिन महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ही उतना ही प्राचीन भी है। मुरादाबाद शहर में पूर्व से किसी प्रकार की कोई सीवर लाइन नहीं पड़ी हुई थी और अभी तक जो भी सीवर शहर में जनित होता था वो बिना शोधित किए हुए या तो उसे नालों में प्रवाहित किया जा रहा था या शहर के बाहर जो हमारी वाटर बॉडीज हैं उसमें उसको प्रोवाइड किया जा रहा था। इसके दृष्टिगत नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत पूरे शहर में और ख़ास तौर से पुराने शहर में सीवर लाइन डालने का निर्णय लिया गया और वर्ष 2014 में इस पर कार्रवाई करते हुए पूरे शहर को सीवर लाइन से आच्छादित करने का निर्णय लिया गया। ये कार्य वर्तमान में जल निगम के द्वारा किया जा रहा है और 3/4 शहर को सीवर लाइन से आच्छादित किया जा चुका है। अंतिम चरण में ये कार्य है, केवल 1/4 शहर का हिस्सा ऐसा है पुराने शहर का जहां अभी सीवर लाइन डालने का कार्य किया जा रहा है। निश्चित रूप से बड़ा कार्य है, चूंकि पुराने शहर तंग गलियों, भीड़ भाड़ से भरे हुए इलाकों में सीवर लाइन डालने का कार्य बेहद मुश्किल है। तमाम तरह के अवरोध होते हैं, दिन में वहाँ ट्रैफिक भी होता है, बीच बीच में तीज त्योहार, जलसे जुलूस इत्यादि भी होते रहते हैं। इस कारण लगातार इस कार्य की गति बनी नहीं रह पाती है, परंतु कार्य आवश्यक है क्योंकि यदि हम शहर से जनित होने वाले सीवर को शोधित नहीं करेंगे तो ये हमारी वाटर बॉडीज को प्रदूषित करेगा। कहीं कहीं कुछ स्थानों पर ये रामगंगा नदी में भी प्रवाहित किया जाता था। ऐसे 24 ड्रेन्स को हम पूरी तरह से फिजिकली टैप कर चुके हैं और इनको अपने शहर में हमने एक 58 MLD कैपेसिटी का STP भी बनाया है, उससे हम कनेक्ट कर चुके हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो शहर में सीवर पैदा हो रहा है उस सीवर को हम बिना ट्रीट किए हुए अपनी वाटर बॉडीज में न मिलने दें, इसलिए ये सीवर लाइन डालना बहुत आवश्यक है और हम इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में अभी हम सारे ऐसे प्रदूषण युक्त नालों को टैप कर चुके हैं जिनके माध्यम से सीवर नदियों में या हमारी वाटर बॉडीज में मिला करता था। अंतिम चरण में कार्य है, बहुत जल्दी ये पूर्ण हो जाएगा और इसके बाद शहर में और शहरवासियों को किसी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाहता हूँ कि अमूमन यूपी के भी कई शहरों, बड़े शहरों में देखा गया है, दिल्ली में भी देखा गया कि पहले से ही सीवर लाइनें जो है ऑलरेडी जो कि बिछी हुई हैं, तो वो समय समय पे उन पर निरंतर सफाई भी होती रहती है, तो जल भराव या इस तरह की कोई समस्या नहीं सामने आती। मुरादाबाद में ऐसा हो पाना आपके साथ? देखिए, मुरादाबाद में मैं यहाँ फ़र्क करना चाहूँगा। जो हमारी सीवर लाइन है वो ज़रूर शहर में नहीं पड़ी हुई थी, लेकिन हमारा स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसमें ब्रिटिश पीरियड से हमारे शहर के अंदर लगभग 26 अंडरग्राउंड नाले हैं
जो जिनकी कैपेसिटी काफ़ी पर्याप्त है, परंतु इन नालों की गहराई कुछ स्थानों पर 20-20 फीट से भी ज़्यादा है। और कालांतर में जैसे जैसे शहर का विकास होता चला गया, पुराने शहर के अंदर इन नालों के ऊपर कई जगह आबादी विकसित हो गई है। तो हमारा जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम था ये बहुत स्ट्रेंथन्ड है। इसकी हम रेगुलर बेसिस पे सफाई कराते हैं, मैकेनाइज्ड तरीके से या स्पेशलिस्ट एजेंसीज को इंगेज करके वर्ष में 2 बार इन भूगर्भ नालों की सफाई कराई जाती है। तो समस्याएं ये नहीं थी कि जल भराव नाले चौक होने की वजह से हो जाता हो। समस्या ये थी कि हमारा गैर शोधित अशोधित सीवर स्टॉर्म वाटर के साथ मिलता था और जाकर के हमारी वाटर बॉडीज को प्रदूषित करता था। इसके निराकरण के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। ओके, अब सफाई की बात कर लेते हैं। वार्डों की सफाई की अगर बात की जाए तो जो मैंने ग्राउंड जीरो पे जाके देखा तो लोगों ने ये बताया, खासतौर से वार्ड 26 इंदिरा नगर में रिसर्च किया हूँ, तो वहाँ बताते हैं साहब कि अगर 3 से 4 हज़ार जनता है तो उसके बीच में सिर्फ 2 ही सफाई कर्मचारी हैं, एक झाड़ू लगा सफाई करने वाला, एक नाली साफ करने वाला। क्या इसमें कितनी सच्चाई है सर? देखिए, वार्ड 26 का स्पेसिफिक अभी मेरे पास डिटेल नहीं है जी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, NSKFDC जी, और हमारा जो नगर विकास विभाग है, इनके द्वारा मानक स्थापित किए गए हैं कि प्रति 10,000 की आबादी पर 20 सफाई कर्मचारी न्यूनतम होने चाहिए। अच्छा, मैंने मुरादाबाद में कार्यभार ग्रहण करने के बाद कई जगह डिस्पैरिटी थी, कुछ जगह इस संख्या से ज़्यादा सफाई कर्मचारी तैनात थे और वहीं कुछ वार्ड ऐसे थे जहां काफ़ी कम संख्या में सफाई कर्मचारी तैनात जी, थे। हमने ये सुनिश्चित किया कि इस व्यवस्था को पूरे शहर में लागू किया जाए और आज हमारे शहर के किसी भी वार्ड में 10,000 की आबादी पर 20 से कम सफाई कर्मचारी नहीं है। अच्छा, जो हमारे घने या व्यावसायिक वार्ड्स हैं, जहाँ पर कमर्शियल एरियाज़ हैं, जहाँ पर मार्केट एरियाज़ हैं, जहाँ से हमारे हाईवेज निकल रहे हैं, या जहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एरियाज़ हैं, कॉलेज, हॉस्पिटल्स या सरकारी दफ्तर हैं, वहाँ जन सामान्य के ज़्यादा आगमन को देख करके संख्या हमने कुछ बढ़ाई अवश्य है, लेकिन जो सामान्य वार्ड हैं जिनमें इस तरीके के कमर्शियल एरियाज़ नहीं हैं, वहाँ हमने सफाई कर्मचारियों की संख्या को 20 से कम नहीं होने दिया है प्रति 10,000 की आबादी पर। कुछ जगह ऐसी समस्या हो सकती है कि कुछ एक सफाई कर्मचारी रिटायर हो गए हों। प्रतिमाह ऑन एन एवरेज 10 से 12 सफाई कर्मचारी रिटायर होते हैं। इसके अलावा रविवार को श्रम विभाग के एक शासनादेश के आधार पर कर्मचारियों को वीकली ऑफ देने का प्रोविजन है। अच्छा जी, लेकिन यदि हम एक ही दिन इस वीकली ऑफ की व्यवस्था को लागू करेंगे तो रविवार को पूरे शहर में सफाई नहीं होगी। इसके दृष्टिगत रखते हुए ये व्यवस्था लागू की गई है कि प्रतिदिन रोस्टर से कुछ कर्मचारियों को ऑफ किया जाए ताकि महीने के 30 दिन शहर में सफाई हो उसमें रुकावट ना आए। और रोस्टर की व्यवस्था के अनुसार कुछ प्रतिशत सफाई कर्मचारी साप्ताहिक अवकाश का भी उपभोग कर लें। तो इसलिए कहीं 1 या 2 कर्मचारी कम हो सकते हैं। वार्ड संख्या 26 के बारे में आपने चूंकि विशेष रूप से इंगित किया है, मैं जरूर इस व्यवस्था को स्वयं एक बार दिखवाऊंगा और कहीं अगर कोई लैप्स है तो उसको हम मतलब आप ये मानते हैं कि चलिए ये तो आपने अपना पक्ष रखा, कहीं ना कहीं आम जनमानस को भी अवेयर होने की आवश्यकता है, क्योंकि बेहद आवश्यक है। लोग घरों से कूड़ा फेंक देना या मतलब अपने घर को साफ कर लेना और सारी चीजें सड़क में ले आना, इसके विषय में देखिए भी- शिवम जी, मैं आपको बताऊं जी जी कि मैंने जब वर्ष 2019 में जनपद मुरादाबाद में कार्यभार ग्रहण किया था, जी, उस समय स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारे महानगर की रैंक 317 थी और उत्तरोत्तर सुधार करते हुए हम 2022 में 95वें स्थान पर देश में आए हैं। अच्छा, लगभग 200 से अधिक स्थानों का हमने अपनी स्वच्छता रैंकिंग में सुधार किया है। तो इसके लिए कुछ प्रयास जमीनी स्तर पर हुए होंगे, तभी ये हमें रैंकिंग प्राप्त हुई है। इसके बावजूद मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी जनसामान्य में जागरूकता का बेहद अभाव है। पुराने शहर में लोग जागरूक नहीं हैं। डोर टू डोर सर्वे और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की व्यवस्था लागू करने में लोगों के द्वारा यूज़र चार्जेस में देने में सहयोग नहीं किया जाता है। निर्धारित समय पर कूड़ा हमारी गाड़ी को न दे करके घर के बाहर कूड़ा फेंक दिया जाता है और कूड़ा जो कि कूड़े की गाड़ी को दिया जाना चाहिए उसको पॉलीथीन में बांध करके या किसी अन्य
बंडल में बांध करके नालियों के अंदर डाल दिया जाना एक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल। लेकिन हम लोगों को भी जागरूक करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने अपनी व्यवस्था, अपना सिस्टम स्टैब्लिश करने के लिए तो काम लगातार किया ही है। इसके अलावा जन जागरूकता फैलाने के लिए भी हम बड़े पैमाने पर कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से एक दिन लोगों के सहयोग से हम और भी अच्छी रैंकिंग और स्वच्छता में सुधार करने में कामयाब हैं। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल कहीं ना कहीं सही भी कह रहे हैं, क्योंकि राम गंगा के पास में वो जो बना हुआ है आपका कूड़े के जो पहाड़, मैं देख रहा था पिछले 10-12 दिनों से। मुझे लगता है शायद वो प्रयास आप ही ने किया कि वो जो पहाड़ है वो धीमे धीमे कम होते जा रहे हैं, जिससे लोगों को बदबू और जो वहाँ की जो आसपास के जो लोग हैं उनको भी काफ़ी राहत मिल रही है। शिवम जी, मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि मुरादाबाद शहर में प्रतिदिन हम लोग 370 से 380 टन पर डे कूड़ा उत्सर्जित होता है, जिसका उठान करके अपने डिस्पोजल प्लांट पर ले जाते हैं। ये डिस्पोजल प्लांट जो कि रामगंगा नदी के किनारे आपने देखा और आपने बताया, ये वर्ष 2019 के पहले फंक्शनल नहीं था। अच्छा जी। और नतीजा ये हो रहा था कि प्रतिदिन जो लगभग 380 से 400 टीपीडी कूड़ा शहर से जाता था, वो एक ही स्थान पर एकत्रित होता चला जा रहा था और कूड़े के पहाड़ वहाँ बन चुके थे। वर्ष 2019 में हमने आईआईटी रुड़की की एक टीम बुला करके इस कूड़े का मेजरमेंट और कैलकुलेशन कराया। हमें तब ज्ञात हुआ कि मुरादाबाद शहर में रामगंगा के किनारे 5.5 लाख टन कूड़ा एकत्रित है और जिसके डिस्पोजल की कोई वैज्ञानिक व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही थी। इस दिशा में लगातार कार्य करते हुए हमने वहाँ 3 निर्णय लिए। सबसे पहला निर्णय ये लिया कि एक हम फ्रेश वेस्ट प्लांट लगाएंगे जो प्रतिदिन आने वाले 380-400 मीट्रिक टन कूड़े को प्रतिदिन डिस्पोज ऑफ करेगा, ताकि नए कूड़े के पहाड़ों में नई बढ़ोतरी न होने पाए। बिल्कुल। इसके साथ ही जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि 5.5 लाख मीट्रिक टन कूड़े का जो पहाड़ पहले से लगा हुआ है, उसका क्या किया। उसके लिए हमने 2 लेगेसी वेस्ट प्लांट अलग से लगाए हैं जो प्रतिदिन इस एकत्रित कूड़े को प्रोसेस करके डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। और मुझे आज ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि हम फरवरी 2023 तक इस 5.5 लाख टन में से 3,37,000 टन कूड़ा डिस्पोज ऑफ करके या तो उसकी हम खाद बना चुके हैं, जो निःशुल्क 12 किलोमीटर की परिधि में जो किसान भाई हैं उनको अपने खेतों में प्रयोग करने के लिए हम उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत बढ़िया। साथ ही जो फ्रेश वेस्ट हमारा कलेक्ट होता है उससे हम कंपोस्ट बना करके उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं। हरी भरी कंपनीज लिमिटेड और क्रिब्को के सौजन्य से हमने एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट किया है, जिसमें प्रतिदिन हम अपने कूड़े से निर्मित खाद मार्केट में बेच भी रहे हैं। इससे हमें राजस्व की प्राप्त हो रहा है। एक ये समस्या सीवर की और सड़क की तो है ही है मुरादाबाद में। दूसरी समस्या जो सबसे मुझे महत्वपूर्ण दिखाई दी कि ट्रैफिक की जो समस्या है यहाँ पर। अब इसके कई कारण हैं, सक्रिय रोडें हैं, रोडें बनी नहीं हैं, और चूँकि अब स्मार्ट सिटी का भी प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, सारी चीज़ें डेवलप की स्टार्टिंग में है। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि जो पुराना शहर हो या नई बस्तियाँ जो बसी हैं, पार्किंग ना होने की वजह से शायद ट्रैफिक लगना एक लगता है कि ट्रैफिक लग रहा है। देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है जी। अभी चूंकि शहर का जो पुराना विकास होता है सभी शहरों में बहुत ही गैर नियोजित विकास होता है और आवश्यकता अनुसार लोग निर्माण कार्य करते चले जाते हैं बगैर मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किए हुए। जी। कमोबेश यही स्थिति मुरादाबाद की भी रही है। मुरादाबाद में सुचारू पार्किंग का अभाव रहा है। ट्रैफिक, वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक कई गुना बढ़ चुका है। तो इस ऐसी स्थिति में अब हमारे सामने सिर्फ एक ही चारा बचता है कि हम समस्या का ठीक आकलन कर लें और उसके निराकरण के लिए सुधारात्मक कार्यवाही करें। उम्मीद की जा सकती है जी। इस चरण में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस के समेकित प्रयासों से हमने शहर में लगभग 20 ऑन साइट पार्किंग स्थल चिन्हित किए हैं। अच्छा। और 4 ऑफ साइट पार्किंग स्थल हमने चिन्हित किए हैं, जिसमें एक मल्टी लेवल कार पार्किंग भी है। अच्छा। इन योजनाओं पर लगातार हम कार्य कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इंपीरियल तिराहे से लेकर बुद्ध बाजार एरिया में, टाउन हॉल के पास जो शहर का व्यस्ततम भीड़भाड़ वाला इलाका है, इन स्थानों पर पार्किंग प्लेसेस चिन्हित किए गए हैं। उन पर हमने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पूर्ण कर ली है
और यूपीआरएनएन के सहयोग से, यूपीआरएनएन के सौजन्य से उनको हमने कार्यदायी संस्था बनाया है और उनके द्वारा इन पार्किंग प्लेसेस को विकसित करने की कार्यवाही तेजी से की जा रही है। मैं ये जानना चाह रहा था, चूंकि आप टाउन हॉल की बात कर रहे हैं, तो मैं उधर जब गया तो टाउन हॉल हो गया, उधर कोतवाली क्षेत्र तक जो है, वैसे वो मंगलवार को बड़ा बाजार लगता है और वैसे भी नॉर्मल वहाँ पे रेवड़ी वाले ठेले वालों का एक लगता है पूरा कि मतलब जाम काफ़ी जगह हद तक वो जगह घेर लेते हैं। उनके लिए शायद कहीं एक मार्केट है आपको बंगला बाजार, क्या है वो, वहाँ पर उनके लिए उनको दुकानें शायद अलॉट कर दी गई हैं जी। फिर भी, और आपका नगर निगम उसको बार बार उनको हटाता भी है, वो फिर वहीं पहुँच जाते हैं जी। ये इसका क्या मतलब, जब दुकानें अलॉट हो गई हैं तो देखिए, इस संबंध में मैं आपने बहुत ज्वलंत प्रश्न उठाया है। जी विकास ऐसा होना चाहिए जिसमें सबकी समेकित भागीदारी हो। डेफिनेटली। हम बहुत चमक दमक वाली सड़कें बना करके या बहुत प्लान्ड वे में डेवलपमेंट करें और प्रतिदिन की रोजी कमाने वाले लोगों का रोजगार उजड़ जाए, तो विकास की जो अवधारणा है वो मेरे विचार से सफल नहीं कही जा सकती। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको बता दूं कि जिस एरिया में हम अभी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वहाँ लगभग 2000 वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, जो या तो मंगल बाजार को या प्रतिदिन रेडी ठेली लगा करके अपनी जीविका चलाते हैं। हमने ऐसे लोगों को एक सुनियोजित रूप से व्यवस्थित करने की योजना चलाई और उसके तहत बंगला गांव रोड पर कुक्कुटशाला के सामने हमने एक बहुत ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक वेंडिंग जोन बनाया है। 11 और वेंडिंग जोन्स हमने चिन्हित किए हैं जहां पर सुविधाओं को विकसित किया गया है और इन सभी वेंडर्स को हमारा प्रयास है कि शहर के तंग भीड़ भाड़ वाले हिस्सों से हटा करके एक अच्छे स्थान पर व्यवस्थित किया जा सके, जिससे कि हमारा विकास भी अपनी दिशा में चलता रहे उनका भी काम और उनका भी रोजगार प्रभावित न हो। बिल्कुल सही। लेकिन इसको लेकर के बहुत सारी मानवीय या मैं कहूँगा कपोल कल्पित भ्रांतियां हैं, जिसके कारण लोग अपने स्थान से विस्थापित होना नहीं चाहते। वो उसी स्थान पर अपने रोजगार को करते रहना चाहते हैं जहां पर कि हम विकास कार्य कर रहे हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। उनको इस तरीके की भ्रांतियां हैं कि नए स्थान पर जाने में हमारा पुराना कस्टमर टूट जाएगा, हमारी उतनी बिक्री होगी या नहीं होगी। क्योंकि मैं स्वयं अब तक 4 दर्जन से ज़्यादा बैठकें स्ट्रीट वेंडर्स के साथ कर चुका हूं। अच्छा जी। उन्हें लगातार यहां से अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान हटाने के अलावा नहीं हो रहे वो, इसके बावजूद उन्होंने अभी नए स्थान पर दुकानें और स्थान भी ले लिया है, लेकिन पुराना स्थान अभी उन्होंने छोड़ा नहीं छोड़ा है। इसके लिए यदि समझाने से और उनको मोटिवेट करने से बात नहीं बनती है तो हमें ये अंतिम उपाय के तौर पर सख्त कार्रवाई भी करने की आवश्यकता पड़ेगी। हम इस दिशा में भी शीघ्र ही विचार करें। बिल्कुल। आखिरी 2 सवाल हैं नगराज साहब आपसे। बारिश का मौसम वैसे भी चल रहा है, मौसम खराबी है और आने भी वाला है बारिश का मौसम। क्या इस बार मुरादाबाद की जनता को जल भराव से, खासतौर से आपका बुद्ध बाजार है और 2-4 मार्केट ऐसे और हैं जहाँ पर ज़्यादा मतलब लोग पानी इतना भर जाता है कि लोगों का निकलना भी मुश्किल हो जाता है, इस बार कुछ राहत के लिए? देखिए, मैं इस प्रश्न को 2 हिस्सों में बांटूंगा। एक तो तेज वर्षा के दौरान पानी बढ़ जाना और दूसरा वर्षा रुक जाने के बाद भी लगातार कई दिनों तक जल जमाव का बने रहना। दोनों स्थितियों में मैंने फर्क इसलिए किया क्योंकि जैसा कि मैंने बताया, हमारे नाला सफाई की एक व्यवस्था पैरेलली वर्ष भर काम करती है, जिसमें लगातार आपने स्वयं कहा कि कुछ वार्डों में सफाई कर्मचारी कम हो सकते हैं, लेकिन नाला सफाई के लिए भी कर्मचारी नियुक्त हैं। तो जहां एक और दैनिक आधार पर नालों की सफाई होती है, वहीं हम प्री मानसून एक बड़े पैमाने पर मैकेनाइज्ड क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स का अभियान चलाते हैं। अच्छा। और इस बार भी हम मानसून के पहले वो अभियान अवश्य चलाएंगे। इसका परिणाम ये हुआ है कि वर्ष 2019 में जलभराव की समस्या देखने में आई थी, लेकिन 20, 21 और 22 पिछले 3 वर्षों में कहीं भी वाटर स्टेग्नेशन नहीं हुआ। कहीं भी कोई आबादी, कहीं भी कोई कॉलोनी जो शहरी क्षेत्र में है, वहाँ वर्षा होने के तत्काल 1-2 घंटे बाद पानी रुका नहीं।
तेज पानी एक साथ बरसता है तो पानी जरूर कुछ इकट्ठा होता है, क्योंकि ड्रेन्स की जो कैपेसिटी है उसके अनुसार उस पानी को बाहर निकलने में थोड़ा वक्त लगता है। लेकिन वो पानी उसी दिन 2 से 3 घंटे में शहर से बाहर चला जाता है। कहीं भी किसी घने आबादी क्षेत्र में पानी का जमाव 3 से 4 दिन या अधिक अवधि तक देखने में नहीं आया पिछले 3 वर्षों में। हाँ, 2-3 कॉलोनीज अवश्य हैं, जिसमें महाशिव कॉलोनी, भोलानाथ कॉलोनी, पीतल बस्ती कॉलोनी, ये कुछ अनधिकृत, अविकसित, अनियोजित क्षेत्र हैं जो शहर की परिधि पर कृषि भूमि पर विकसित कर लिए गए हैं। अच्छा। और वहाँ चूंकि मूलभूत आधारभूत संरचनाओं का अभाव है, वहाँ ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, वहाँ रोड्स नहीं है, और चूंकि अनियोजित कॉलोनीज हैं, इसलिए इनमें जरूर जल जमाव देखने को आता है। लेकिन जब जल जमाव की समस्या इन 3-4 कॉलोनीज में होती है, हम वहाँ उस समय लोगों को इससे निजात दिलाने के लिए वहाँ सक्शन पंप्स, मड पंप्स और अपने जो भी इंतजाम हैं, शीवर पंपिंग मशीन्स या वाटर पंपिंग मशीन्स डिप्लॉय करते हैं और प्रयास करते हैं कि जल्दी से जल्दी वहाँ इस समस्या को दूर किया जा सके। ये समस्याएं हमने संबंधित विभागों के संज्ञान में भी ला दी हैं कि शहर की परिधि पर जो निगम क्षेत्र से बाहर है वहाँ बड़े पैमाने पर अनियोजित विकास हो रहा है। इस संबंध में भी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बार यदि विकास हो जाता है और आबादी बस्ती बस जाती है तो उसके बाद वहाँ किसी प्रकार का नियोजन किया जाना संभव नहीं, बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। चैलेंजेस हैं, बट लगातार हम इस दिशा में भी काम उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में निश्चित चीज़ें डेवलप और बेहतर होगी। निश्चित। आखिरी सवाल है हमारे दर्शकों के लिए कि मुरादाबाद की एक जो इमेज है लोगों की नज़रों में, ठीक है, प्रयासरत है अधिकारी भी और सारी चीज़ें, विकास दिख भी रहा है कहीं ना कहीं, कब तक आम जनमानस को नया मुरादाबाद देखने को मिलेगा और इसमें आप क्या कुछ देखिए, मैं आपको ये बताऊं, स्मार्ट सिटी योजना के तहत मुरादाबाद शहर को एक नया रूप देने के लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। कुल 37 परियोजनाओं पर कार्य किया जाना है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत, जिसमें 20 परियोजनाओं को हम पूर्ण कर चुके हैं और 12 परियोजनाएं हम 15 दिन के अंदर अंदर पूर्ण करने जा रहे हैं। कुल 5 परियोजनाएं रह जाएंगी, जिसमें हमारी स्मार्ट रोड नेटवर्क, इसमें हमारा कॉमन ब्रास फर्नेस फैसिलिटी क्रिएट करना और रेट्रोफिटिंग ऑफ ओल्ड मार्केट एरिया जैसे 3 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं जिन पे अभी हमको काम करना है जी। एक तय समय सीमा के अंतर्गत इन प्रोजेक्ट्स को हमें कंप्लीट करना है। हमारी जो अपनी निर्धारित समय सीमा है उसके अनुसार हम अक्टूबर तक स्मार्ट सिटी के सभी कार्यों को पूर्ण करने के लिए कटिबद्ध हैं और निश्चित रूप से इस वर्षांत तक जो स्मार्ट सिटी या निगम की अन्य महत्वाकांक्षी परियोजनाएं वो पूर्ण हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने हमको अपना समय दिया और ख़ास तौर से आम जनमानस की जो जुड़ी हुई, जो उनके रोज़मर्रा के जीवन से जो जुड़ी चीज़ें हैं जिनसे उनको रोज़ाना दो चार होना पड़ता है, कैसे उन समस्याओं के समाधान के लिए आपके शहर के अधिकारी प्रयासरत हैं, ये हमने जानने का प्रयास किया। और ग्राउंड ज़ीरो का मेन मकसद ही यही है, हम कुछ भी नकारात्मक ना दिखा करके सकारात्मक रूप में चलना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आम जनमानस को भी अब अवेयर और जागरूक होने की ज़रूरत है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि उम्मीद ऐसी हो जो जीने को मजबूर करे, राह ऐसी हो जो चलने को मजबूर करे और महक कम ना हो कभी भी नगर के विकास की। विकास ऐसा हो जिसमें सबके मिलने की बात हो। नमस्कार, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।